हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शंभू कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं अजन्मा एजुकेशनल एकेडमी। अजन्मा एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग बीपीएससी की परीक्षा में पूछे गए सारे सवालों का जवाब करते जा रहे हैं। और हमने विगत 1992 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग 1992 का हम लोग ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। और हम लोग अब 1994 का करेंगे। एक्चुअली 1993 में जो हुआ वो बीपीएससी का कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो जिस कारण इसका पेपर नहीं अवेलेबल है। तो अभी हम लोग बात करेंगे 1993 का। ये 39वीं बीपीएससी परीक्षा है और ये 1994 का है। तो इसको हम लोग देखेंगे क्रमवार सिलसिले से कि कैसे इसको एक एक करके हम सारे चीज़ को आसानी से समझते हुए चलेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली इस बार हमने 30 क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस लिए हैं और ये 30 क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा सा समय को देखते हुए, एक्चुअली कुछ लोगों का कंप्लेन भी है कि वो वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे कि 30 मिनट में इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, ये हमारा प्रयास रहेगा और अच्छे से आप लोग समझ भी सकें। ठीक है, ओके। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? तो ये सिंधु सभ्यता जो है आपको मैं बता दूं आपको कि ये 3 काल है। एक ऐतिहासिक काल है, एक प्रागैतिहासिक काल होता है और एक आदि ऐतिहासिक काल होता है। ये तीनों में हम लोग थोड़ा सा अंतर समझ लेंगे कि ये तीनों है क्या। तो ये तीनों देखते हैं कि जो आदि ऐतिहासिक काल है, इसमें क्या है कि इसमें तो लिखित जानकारी होता है लेकिन उससे पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि हमारा अभी सिंधु घाटी सभ्यता जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये उसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। वैसे ही होता है, एक तो होता है आपको प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि जिनके विषय में ना तो लिखित जानकारी मिली है और जिसे ना पढ़ा भी जा सकता, मतलब मिलेगा ही नहीं तो पढ़ेगा क्या, ये वाली बात हो गई। उसको हम लोग क्या प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। इसमें जो आंसर होगा ये इसका आंसर होगा। और ये ऐतिहासिक काल जो है, ऐतिहासिक काल क्या होता है कि जैसे ही स्रोत से हम जिस स्रोत हमको मिला है, जैसे शिलालेख मिला या कुछ भी मिला, तो उसको यदि हम पढ़ लेते हैं तो उसको क्या करेंगे, उसको इतिहास का नाम दे दिया जाएगा कि ये ऐतिहासिक काल है। ठीक है। और भी ये जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है सिंधु सभ्यता, और इसका अलग अलग नाम भी है, नामकरण किया गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है इसका, और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी है क्योंकि ये सरस्वती नदी के किनारे है, बसा हुआ था। और फिर इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है। मेन जो रोल था इसमें हड़प्पा संस्कृति को खोजने का, जो हड़प्पा सभ्यता को, इसको दयाराम साहनी को दिया जाता है। और मोहनजोदड़ो जो खोजा गया है वो राखलदास बनर्जी के द्वारा खिला गया। सबसे पहले जो उसका बेसिक जानकारी दिया था वो चार्ल्स मैसन था, 1828 में दिया था। उसके बाद बहुत सारे आए, जैसे कर्टन बंधु आए, अलेक्जेंडर कनिंघम आए 1853 में, सर जॉन मार्शल आए। ये सब इन्होंने बहुत सारे दिया था, इसके बारे में जानकारी दी थी। ठीक है। और इसका जो काल है ये 3250 से 2750 बीसी जॉन मार्शल के द्वारा दिया जाता है। और यदि हम वैज्ञानिक तौर तरीके से चले, जैसे कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा आपने केमिस्ट्री में, तो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो 2300 से इसका 1750 ईस्वी तक, जो कि डीपी अग्रवाल के द्वारा दिया गया है, कार्बन डेटिंग जो C14 होता है उसके तहत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये बच्चों जो है इसको ब्राह्मण युग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग जो है 800 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग जो हिंदू वर्ग सभ्यता का ही एक वर्ग है।
ठीक है। और बोलते हैं ना संस्कृत में एक श्लोक है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है, परम सत्य ईश्वर को जानता है, वही ब्राह्मण कहलाता है एक्चुअल में। एक्चुअली वो जाति के आधार पर नहीं है। तो ये ब्राह्मण युग था 800 से 600 ईस्वी ईसा पूर्व। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, किस लिए महत्व है इसका, इसका याद कर लीजिएगा कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं बोगाज में, वो वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है उसमें, इसलिए इसका महत्व है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र क्या है आप लोग को पता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये कहाँ से लिया गया पता है आप लोग को, ये जो है आपको ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद। आंसर इज ऋग्वेद से लिया गया है। बहुत सारे वेद हैं, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, ये सारे वेद हैं, 4 वेद हैं, तो उसमें से ऋग्वेद में से लिया गया है ये गायत्री मंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था। उरेयूर है ये, उरेयूर, इसको ऐसे पढ़ते हैं उरेयूर, ठीक है। उरेयूर किस लिए विख्यात है, ये बच्चों ये कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था कपास का, इसलिए ये फेमस है संगम युग। अब संगम युग जो है ये दक्षिण भारत का, जो आप जान रहे हैं कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बारे में सुने होंगे, दक्षिण में जो कि स्थित है, ये वहीं का एक काल, वहीं से एक रिलेटेड काल है, जो कि प्राचीन काल का कालखंड माना जाता है इसको। और यह 3री शताब्दी से लेकर 4ठी शताब्दी तक माना जाता है। 600 ईस्वी से 300 ईस्वी पूर्व बीच इसकी अवधि मानी जाती है। कितना से कितना, इसका जो संगम युग है ये 600 से 300 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, संगम से अभिप्राय क्या है कि तमिल, इसमें उस समय क्या होता था कि तमिल कवि जो इसका क्या होता था, एक समागम होता था, संगम होता था, सम्मेलन होता था, जो कि किसके नेतृत्व में होता था कि वहाँ के जो प्रमुख राजा होते थे उसके संरक्षण में आयोजित किया जाता था ये संगम युग। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता दिया आपको संगम युग के बारे में, आप इसको एक बार याद करिए रखिएगा। हाँ, वैसे ही चलते हैं हम लोग। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ये आजीविका संप्रदाय तो पहले जानते हैं कि है क्या आजीविका संप्रदाय। तो आजीविका संप्रदाय है, ये दुनिया का प्राचीन दर्शन परंपरा में भारतीय जमीन पर विकसित हुआ पहला नास्तिकवादी और भौतिकवादी संप्रदाय है। ठीक है, यह 5वीं सदी में ही आया था। ये जो है ये 5वीं सदी में, ये 5वीं सदी में, मतलब आपको जो हमारा बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है उससे भी पहले ये आया था। इसमें क्या होता था कि जो इसके अनुयायी थे ये नंगा घूमते थे, क्या करते थे, नंगे रहते थे, और ये भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, और ये भगवान में थोड़े से भी विश्वास नहीं रखते थे, जिसके कारण, और नंगा रहने के कारण आप जानते हैं कि जो हमारे राजा हुए हैं राजा अशोक, तो उन्होंने क्या किया था, इनके लिए जो आप जहानाबाद पढ़ते हैं, जो बिहार का एक क्षेत्र है जहानाबाद गया, वहाँ पर एक पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी है, उसमें उसको गुफा निर्माण करवा करके इन आजीविका वालों को क्या किया गया था, उनको दिया गया था। ठीक है, ताकि ये लोग अच्छे से रह सके। ये था आजीविका संप्रदाय। इसके संस्थापक जो थे ये मखली गोसाल, क्या थे, मखली गोसाल, दैट्स आंसर। ठीक है, मखली गोसाल, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था। तो भागवत संप्रदाय जो है एक वैष्णव संप्रदाय है, जिसमें भागवत संप्रदाय के लोग भगवान विष्णु या कृष्णा वासुदेव
की पूजा करते हैं। ठीक है, गुप्त शासनों और शासकों के काल में इस संप्रदाय का महत्व काफ़ी बढ़ गया था। गुप्त शासन काल में इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। और कुछ कुछ गुप्त सम्राट ने अपने आप को क्या किया था, अपने आप को एक भागवत माना हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, गुप्त संप्रदाय। बाद में हालांकि जो चालुक्य शासक भी थे, चालुक्य वंश का, उसने भी ये माना कि मैं भी, हम लोग भी जो है क्या है, भागवत का मतावलंबी हैं। तो उनको भी माना जाता है, लेकिन इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा आपको, गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? ये है आपको, ये देखिए, अशोक का गिरनार अभिलेख। ठीक है, और एक आंसर है आपका ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसमें कुछ अंतर है, मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि चंद्रगुप्त का जो पश्चिम भारत तक का प्रभाव है, ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ये मिलता है यहाँ से, लेकिन ये है कहाँ पर, कि ये है गुजरात में। गुजरात में जो अशोक का गिरनार अभिलेख है, एक्चुअली गिरनार एक जगह है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि कुछ वहाँ भी मिला है, जैसे वहाँ पर क्या मिला है, सुदर्शन झील जो बनवाया था उसका उल्लेख मिला है। ठीक है, तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं ये इसके अंदर आता है। तो इसलिए आंसर इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा है ये है बच्चे, ये है मस्की का लघु स्तंभ। मस्की का लघु, अब ये मस्की क्या है, ऐसा मत सोचिए कि एक वर्ड है साथ में। मस्की बच्चों एक जगह है, एक क्या है, एक जगह है। मस्की क्या है, एक जगह है। मस्की कहाँ पर है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो पुरातत्विक साइट है। ठीक है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट है, कर्नाटक में पड़ता है ये। ठीक है, और ये जो है मस्की एक रिवर है वहाँ पर, और मस्की रिवर के बगल में पड़ने के कारण इसका नाम मस्की रखा गया है। तो ये मस्की जगह है, आप लोग इसके साथ ही मत जोड़िए, ये लघु स्तंभ है। तो इस यहाँ पर मगध का, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये यहाँ से अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ये है कि एक, आपने पढ़ा होगा कि एक पाली भाषा के रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है जिसके रचना काल जो है 100 ईस्वी पूर्व है। इसका जो पाली भाषा के जो बौद्ध ग्रंथ है, एक मिनट, कौन सा था, पाली भाषा का बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो बौद्ध भिक्षुक थे नागसेन और भारत यूनानी शासक ये मिलिंद, ये इनका नाम जो है मिलिंद। ठीक है, ये दोनों के बीच क्या हुआ था, वार्तालाप हुआ था। और उस वार्तालाप के दौरान क्या हुआ था, ये जो मार्ग था, व्यापारिक मार्ग, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया गया। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो आंसर क्या है, मिलिंद पन्हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, कि किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? ये शासक हैं बच्चों गुप्त वंश के। गुप्त वंश के शासक जो थे, इनको क्या करते थे, बहुत सारे ब्राह्मणों को इन्होंने दान में दिए थे, और ये गांव ही दे दिया करते थे। उस गांव को क्या बोलते थे पता है आप लोग को, कि ये गांव अंग्रहार के नाम से जाना जाता था। आप लोग याद कर लीजिए, ये कभी कोई पूछ भी सकता है। जो गांव देते थे उस गांव का नाम क्या था, अंग्रहार। ठीक है, अंग्रहार कहा जाता था उस गांव को। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा
स्पष्ट रूप से उद्धत होती है। बच्चों ये जो काल था उत्तर वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल में सब बहुत ज़्यादा ये होने लगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये सब में अंतर समझाने जाने लगा। ठीक है, तो ये काल है, याद करिएगा आप लोग। छुआछूत का ये ज़्यादा बढ़ गया, प्रथा फैल गया। ठीक है, इसलिए याद कर लीजिएगा, ये है उत्तर वैदिक काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। एक्चुअली हुआ क्या था कि मोहम्मद गौरी का कोई अपना संतान उत्तराधिकारी नहीं था। इसके कारण क्या हुआ था, ये जो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये उसका क्या था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और गुलाम होने के कारण क्या हुआ कि जब ये मरा तो इसने क्या किया, एक गुलाम वंश का भी स्थापना कर दिया इसको। कुतुबुद्दीन, आपको ये भी याद रखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, गुलाम वंश का स्थापना भी किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ये था खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। अब क्या है, थोड़ा सा इसको बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सल्तनत काल में क्या हुआ था कि खालसा भूमि वैसी भूमि होती थी जो पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहती थी। जो जिसका अधिकार होता था, केंद्र का अधिकार होता था। उसमें उससे होने वाला जो भी आय होता था वो केंद्र का उस पर अधिकार होता था। और इसको अलाउद्दीन ने अपने राजस्व सुधारों के अंतर्गत जो पहले जो दिया जाता था, इनाम बफ ये सारे दिए जाते थे, उसको क्या करवा लिया इसने, ज़मीनों को वापस ले लिया गया। ठीक है, और उसको खालसा भूमि में बदल दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, खालसा भूमि का नाम देकर उसमें उसको बदल दिया गया। तो इसीलिए जो उसने ही क्या किया, इसने खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की। मतलब जो दिया गया ज़मीन था वो क्या किया, वापस ले लिया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया कार्य था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सल्तनत काल के सिक्के टंका और शस्त्रगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? ये जो बने होते थे ये चांदी और तांबा के बने होते थे। किसका बना होता था? चांदी और तांबा का बना होता था। और जो ससगानी होता था, ये ससगानी, ये मैं बता दूं आपको, ये चांदी का होता था, चांदी का। और ये जीतल जो होता था ये तांबा का होता था। किसका होता था? तांबा का। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा आपको कि जो एक ससगनी था, मतलब एक ससगनी इक्वल टू 6 क्या था? जीतल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये चांदी का था और ये तांबा का था, तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा ही इतना। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बारहमासा की रचना बहुत फेमस बुक है बच्चों। बारहमासा की रचना किसने की थी? ये थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे? हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेम धारा के कवि थे ये। ठीक है, ये अत्यंत सरल और उदार सूफी महात्मा भी थे। इसको महात्मा के रूप में भी जानते हैं लोग। ठीक है, ये जो मलिक का अर्थ क्या होता है पता है आप लोग को? मलिक का अर्थ है प्रधानमंत्री या सेनापति। उस समय दिया जाता था इसका पद मलिक का। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे जो बुक्स लिखे हैं, इसका नाम आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो पद्मावत था, अखरावत था, सखरावत था, चंपावत था, इतरावत था। और देखिए ये सब वत वाला था। और अब सुनिए, सुरवा नामा था, मोराई नामा था, होली नामा था, और आखिरी कलाम
ये भी था इसका, या सखड़ा नामा था। मतलब आप लोगों को ये चीज़ याद रखिएगा कि जितना नामा आए, जितना क्या है नामा, और दूसरा जितना वत वाला है, जिसके अंत में वत आए, तो आप आंख बंद करके उसका आंसर क्या दीजिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया आप लोग के लिए, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। बारह माशा, ठीक है, आखिरी कलाम भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स है, तो ये सब पूछ देगा आप लोग को, तो याद करके रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ये था भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य था, वित्तीय व्यवस्था उसका कैसे चलता था? भू राजस्व से ही चलता था। वैसे जनरली सबका वही चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, तुलुगमा प्रथा है। ये क्या है? तुलुगमा प्रथा। अब तुलुगमा प्रथा क्या है? ये एक युद्ध नीति होता था उसका। इसके द्वारा कहा जाता है कि जो बाबर था बहुत सारे राज्यों को जीता हुआ था। इसमें क्या होता था कि अब जो युद्ध के सैनिक होते थे उसके आगे क्या होता था कि एक बैलगाड़ी चलता था, और बहुत सारे बैल को क्या करता था, चमड़े के रस्सी से जोड़ दिया जाता था, और वो लोग पीछे से वार करते थे। जो उसके सैनिक थे बाबर के, वो पीछे से वार करते थे। ठीक है, इसको तुलुगमा प्रथा बोलते थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19, जब्दी प्रणाली किसकी उपज थी? जब्दी प्रणाली, ये अकबर के द्वारा प्रणाली शुरुआत किया गया था। ये जो जब्दी प्रणाली है अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था। इसको पैमाइश प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैमाइश प्रणाली। याद कर लीजिएगा, पैमाइश पूछ देगा। पैमाइश पैमाइश प्रणाली भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पैमाइश प्रणाली भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो क्या होता था कि भूमि का माप किया जाता था, और इसमें जोते गए क्षेत्र की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, मतलब जितना खेत जोता गया किसान के द्वारा, उसमें से उसको क्या चाहिए था? भू राजस्व चाहिए था, उसके माप के आधार पर। ठीक है, तो ये उसका जब्दी प्रणाली था। जब्दी से तात्पर्य ही है कि जो आपका कुछ न कुछ हिस्सा क्या करे, जब्त कर ले। ठीक है, ये जो था ये अकबर के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसका आंसर हमने मारा ना? हाँ, इसका आंसर ये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग कि जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? ये बच्चों, ये था मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से। ठीक है, ये जवाबित प्रणाली किससे था? ये था आपको मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको भी। 21 चलते हैं। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ये बच्चों, ये जो था आपको इसका कहानी में थोड़ा सा सुना दे रहा हूँ कि ईरान के जो साफावी वंश थे और भारत के मुग़ल बादशाहों के बीच जो झगड़ा हुआ था, उसका मुख्य कारण था ये। कौन है ये? कंधार। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंधार इसका कारण था। बाबर ने 1522 में इस पर क्या किया था? अपना अधिकार कर लिया था, और इस पर ईरान के शाहों की भी दृष्टि पड़ी रहती थी कि कब हम इसको क्या करें। बाबर तो आ गया भारत, और फिर क्या हुआ, ईरान वाले ये सोच रहे थे कि कब हम इसको कंधार को अपने बस में कर लें। इस कारण क्या हुआ था कि हुमायूं
को जब आपको पता होगा कि शेर शाह के द्वारा क्या किया था, हुमायूं को भारत से क्या किया, निकाल दिया गया था, भगा दिया गया था उस समय। मतलब उसने क्या किया था, अपना वर्चस्व जमाने के जमा लिया था। कौन? शेर शाह सूरी, जो कि सासाराम अब बिहार में पड़ता है। वहाँ उन्होंने, उसका महल भी है, आज भी आप लोग जाके वो देख सकते हैं। वो भी पुरातत्व विभाग ने उसको रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कांधार था, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 22। दो अस्पा सिंहस्पा क्या है? दो अस्पा सिंहस्पा किस प्रथा किसने शुरू की? ये था आपको जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। अब इसमें है क्या है कि ये मनसबदारी प्रथा के सुधार में जो दो अस्पा सिंह अस्पा कहलाता था, दो अस्पा सिंह अस्पा कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता था कि दो अस्पा में मनसबदारों के निर्धारित संख्या के अतिरिक्त दोगुनी संख्या में घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा में क्या होता था कि मनसबदारों को घुड़सवारों की संख्या के अतिरिक्त 3 गुना संख्या के घोड़े रखने का प्रावधान किया गया था। मतलब इसका पर्पस क्या था, ये दो अस्पा और सिंह अस्पा रखने का, कि जब भी कहीं लड़ाई का मौका आए तो उस समय क्या हो, पर्याप्त घोड़े का व्यवस्था हो, पर्याप्त घोड़े का व्यवस्था हो, जिससे कि युद्ध अच्छे से लड़ा जा सके। तो ये था, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सरंजामी तथा प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा जो है, ये मराठा काल में शिवाजी ने अपने सैनिकों को जागीर के रूप में सरंजाम के रूप में प्रदान किया गया था। मतलब कहने का मतलब ये था कि सरंजाम जो है मूल रूप से सिविल और सैन्य सेवा के लिए भूमि अनुदान का ही नाम था। मतलब कि जो लोग जैसे भू राजस्व नहीं देना चाहते हैं, तो वो या तो क्या करे, वो फौज में शामिल हो जाए, या वो उसके लिए अपना कुछ क्या करे, भू राजस्व देने का प्रावधान करे। ठीक है, तो वो मतलब या तो फौज के रूप में भी उसको दिया जा सकता था। तो ये बाद में क्या हुआ कि जब पेशवा लोग आए तो ये आनुवांशिक रूप ले लिया है, मतलब प्रथा चलता आया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, मराठा भू राजस्व प्रथा। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये सबको पता है बच्चों को ये क्वेश्चन। ठीक है, ये सूरत, अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ खुली? सूरत में। और पूछ दे कि ये बंगाल में कहाँ खुली, तो ये बंगाल में, ये हुगली नदी के किनारे खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ये थे वसुदेव बलवंत फड़के। वसुदेव बलवंत फड़के, ये इन्होंने 1879 में क्या किया था, इसको स्थापित किया गया था। इसमें जो रामोसी था, रामोसी किसान ने जमींदारों के अत्याचार के विरोध में यह आंदोलन किया गया था, और इसके कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 26। 1878 ईस्वी, क्वेश्चन नंबर 26। 1878 ईस्वी का वर्नाक्युलर एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय क्या था कि अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 ईस्वी में देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया था, ताकि भारतीय भाषाओं के पत्रों पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। क्योंकि उस समय क्या होता था कि पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से ही लोग क्या करते थे, अपने आज़ादी को एक्सप्रेस करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए भारतीयों को। ठीक है, यह एक्ट जो है वायसराय लिटन द्वारा लाया गया था। कौन था? ये पूछ दे
कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था, तो ये था लिटन के द्वारा, लिटन के द्वारा लाया गया था, इसके द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था, लाया गया था। और उस समय एक सोम प्रकाश, ठीक है, राष्ट्रवादी समाचार पत्र था सोम प्रकाश, उसको लक्ष्य बनाकर ही लाया गया था। मतलब उसमें बहुत सारे स्वतंत्रता के बारे में बातें किया करते थे और लिखा करते थे जो राइटर्स होते थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसको ख़त्म किसने किया, इसको एक चीज़ और बोलते हैं, पता है आप लोग को, इसको बोलते हैं मुंह बंद करने वाला अधिनियम, मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, आप लोग पूछ देगा आप लोग को। तो ये ख़त्म किया किसने किया, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था 1882 ईस्वी में। ठीक है, आंसर इज लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, फ्री हिंदुस्तान अखबार, ये थे तारकनाथ दास, तारकनाथ दास, तारकनाथ दास, सॉरी, हाँ यहाँ थे ना हम लोग 27 पे, हाँ। तारकनाथ दास क्या थे, एक ब्रिटिश विरोधी बंगाली क्रांतिकारी और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान थे। ठीक है, ये मैं बताऊं आपको कि पांडुरंगा जो खान कोजे थे, उसके साथ तारक ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की भी स्थापना की थी। और जतिन मुखर्जी, जो कि बाघा जतिन के नाम से जानते हैं उनको, और उनके द्वारा पैसे भेजा गया था किसको, इनको तारकनाथ जी को, जिससे कि वो क्या किए थे, हिंदुस्तान नामक पत्रिका शुरू, उनके फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका शुरू की थी। और साथ साथ स्वदेश सेवक जो सर्वेंट ऑफ मदरलैंड है, उसका भी प्रकाशन इन्हीं ने किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्या था, सर्वेंट ऑफ मदरलैंड, स्वदेश सेवक। एक और बुक था इसके अलावा, स्वदेश सेवक, ये भी पूछ सकता है, तो उसका भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, बाद में तो इनको टॉल्स्टॉय या डिंडमैन या श्यामाजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, ठीक है, ये सब के बड़ी बड़ी हस्तियों के द्वारा इनको बहुत सारा प्रोत्साहन मिला था इस कार्य के लिए। ठीक है, उन्होंने समुदाय प्रवक्ता के रूप में वर्णित वैंकूवर में एक हिंदुस्तानी एसोसिएशन का भी स्थापना किया था। कब किया था, 1907 में, हिंदुस्तानी एसोसिएशन, हिंदुस्तानी एसोसिएशन इसने फिर किया था, हिंदुस्तानी एसोसिएशन। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, ये कहानी है बहुत बड़ा, तो इसको हम लोग एक बार चर्चा करें कि कैसे कामाकटा मारू घटना क्या है, कि जैसे कनाडा, भारतीय लोग कनाडा गए थे और उनको क्या किया गया था, उस जो तटीय किनारा था उस पर उतरने से मना कर दिया गया था। फिर बाद में 24 लोगों को हालांकि वहाँ पर उतारा भी गया था और बाकी लोगों को जहाज़ पर ही रहने दिया गया था, और लास्ट तक क्या हुआ था, उसको उतारने नहीं दिया था। इसका एक लंबा है, तो हम लोग कभी इसको एक वीडियो में लाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण कारण था, ये था प्रथम महायुद्ध, प्रथम युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, उसी समय ये गदर क्रांति छिड़ा हुआ था। क्यों, कि भारतीय जो था वो कह रहे थे कि ठीक है, इसका बदला हम लोग क्या करेंगे, इस अभियान को क्या करेंगे, जागरूकता फैलाकर भारतीयों में, और जो तुम्हारा वर्ल्ड वार चल रहा है उसमें हम लोग नहीं भाग लेने का भी प्रावधान करेंगे। और मेन कारण इसको प्रथम विश्व युद्ध शुरू जो हुआ था उसका कारण भी ये था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। ये है, आपको बताऊं कि
कांग्रेस का वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन में यह बात का क्या किया गया था, डिसीजन लिया गया था। ठीक है। अब आपको पता है होम रूल क्या है? होम रूल आंदोलन, होम रूल का अर्थ ही है गृह शासन या स्वशासन। मतलब ये इसका आपको पूछ देगी कौन है इसका संस्थापक, तो ये जो चलाया गया था ये श्रीमती एनी बेसेंट, और जो कि आयरलैंड की महिला थी, अर्थात बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में यह जो चलाया गया था। और उस समय क्या हुआ था कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ठीक है, इसके बीच एकता स्थापित हो गया था। हालांकि पहले क्या था, मतभेद था, जिसके का और ये जो हुआ किसके कारण हुआ, इसमें जिन्ना जी का बहुत बड़ा हाथ था, इसी कारण ये हुआ था। और फिर बाद में तिलक और एनी बेसेंट को होम रूल की मांग करने में वो क्या हुआ था, इसका सरल अनुभव किया गया कि इससे कि आसानी मिल गया। जब दो लोग एक साथ मिल गए तो ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलने में क्या होगी, आसानी होगी। परंतु यह समझौता जो था भारत की राजनीति के लिए काफ़ी हानिकारक माना गया बाद में। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम का पुष्टिकरण नीति था उसको एक तरह से देखा जाए तो ये आरंभ माना गया। और समझौते में आप जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसका एक आप मान सकते हैं कि एक नींव रखा गया। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट थिंग्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? ये थे वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल, ये याद रखिएगा आप लोग, ये लेखक हैं। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है मैंने इस पे, क्वेश्चन नंबर 31। ये है कि वर्ष 1917 to 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ये गांधी जी के जो प्रथम आंदोलन कौन सा है आपको पता है? नहीं पता है? बिहार वालों को पता होगा। क्यों? क्योंकि बिहार में 1917 में एक चंपारण नाम का आंदोलन हुआ था जो कि सफल आंदोलन माना गया था। फर्स्ट में वही गांधी जी, उसमें भी जो एक शुक्ला करके थे, उन्होंने बड़ी परेशानी से उन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी को किसी तरह से बिहार बुलाए और उनके नेतृत्व में यह आंदोलन चला था, तो जो कि सफल रहा था। उसी के बाद क्या हुआ, ये 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की समस्या को सुधारने का प्रयास किया गया। ठीक है। मिल मजदूर, ये जो औद्योगिक क्रांति है, मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच का था मतभेद था। उसमें क्या था कि मिल मालिक पहले क्या करते थे कि बोनस तो दिया करते थे, ठीक है, ये बोनस के कारण हुआ था, बोनस दिया करते थे। बाद में क्या हुआ कि इन्होंने बोनस देना मना कर दिया और बोले कि आप लोगों को बोनस नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या हुआ कि सभी लोग गांधी जी के पास गए और फिर गांधी जी से सहयोग सहायता मांगी और उन्हीं के नेतृत्व में क्या किया, आंदोलन हुआ। ठीक है। और बाद में क्या हुआ पता है आप लोग को कि इसमें 35% बोनस की मांग को स्वीकार कर लिया गया। 35% आप लोग सोच सकते हैं। और बड़ी इसमें भी गांधी जी को क्या हुआ, एक बड़ी सफलता हासिल हुआ था। ठीक है। इस तरह हम लोग देखें कि सारे क्वेश्चनों को बारीकी से किया हम लोगों ने, और नेक्स्ट हम लोग फिर से लाएंगे इसको 31 के बाद, 31 क्वेश्चंस के बाद 32 to 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और नेक्स्ट लाएंगे। ठीक है। तो आप लोग मेरा मानना है कि एक बार यदि आप इसको देखते हैं तो आपको 1 से 2 बार देखने में आपको ये सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये था सारी चीज़। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। और
यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको सेंड करिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।